हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग लगातार एक चैप्टर जो है जिसका नाम दो ध्रुवीयता का अंत है, इस पर ही चर्चा करते जा रहे हैं। इसमें हमने आपको अभी तक 4 वीडियो यानी 4 लेक्चर के माध्यम से बहुत कुछ बताने का प्रयास किया है, जिसमें हमने शुरुआती दौर में आपको ये बताने का प्रयास किया कि दो ध्रुवीयता की शुरुआत कैसे हुई। इसके बाद दो ध्रुवीयता की शुरुआत में एक अमेरिका और यूएसएसआर की उत्पत्ति कैसे हुई, यूएसएसआर कैसे बना, यूएसएसआर का विकास कैसे हुआ, यूएसएसआर यानी सोवियत प्रणाली क्या थी, उसके बाद सोवियत प्रणाली का विकास कैसे हुआ, इसकी विशेषता क्या थी, इसकी कमियां क्या थी, पतन के क्या कारण थे, इसके परिणाम क्या निकले, शॉक थेरेपी क्या था, शॉक थेरेपी की विशेषता क्या थी, शॉक थेरेपी का परिणाम क्या निकला। इसके बाद हमने मध्य एशियाई संघर्ष के बारे में देखा कि मध्य एशिया में संघर्ष और तनाव का क्या कारण था, वो कौन कौन से देश थे यूएसएसआर के, ये भी हमने देखा। 4 गणराज्यों के अंदर 15 देश कौन कौन थे, ये भी हमने देखा पिछले वीडियो में। आज दोस्तों हम उस मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि जब 1991 में सोवियत संघ का फाइनली पतन हो गया तो उसके बाद के जो विश्व तैयार हुआ उस विश्व को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम एक ध्रुवीय विश्व कहते हैं, क्योंकि 1945 से लेकर के 1991 तक तो दो ध्रुवीय विश्व रहा। एक तरफ अगर अमेरिका रहा तो दूसरी तरफ रसिया यूएसएसआर था। लेकिन जब यूएसएसआर 1991 में अंत हो जाता है यानी पतन हो जाता है तो अब दुनिया में केवल अमेरिका ही बचता है, और वही अमेरिका जो बचता है तो उस व्यवस्था को एक नई नाम दी जाती है। एक नई नाम देने का नतीजा ही होता है कि उसे हम एक ध्रुवीय विश्व कहते हैं। और यहाँ पर अब केवल और केवल दुनिया में एक व्यक्ति का वर्चस्व कायम होता है, उस व्यक्ति का नाम था या उस देश का नाम का ये तो अमेरिका कह सकते हैं। अमेरिका का वर्चस्व कायम होता है, इसीलिए अब इस व्यवस्था को एक नई विश्व व्यवस्था का नाम दिया गया। दोस्तों, आज हम लोग इसी बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से भी आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम एक ध्रुवीय विश्व की बात करने वाले हैं। एक ध्रुवीय विश्व कह रहा है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का अंत हो गया। बिल्कुल बात सही है, शीत युद्ध का तो अंत हो ही गया ना जी। 1945 से लेकर के 1991 के बीच में दोस्तों दो विचारधारा की लड़ाई चल रही थी, और यही दोनों विचारधारा की लड़ाई ही तो क्या थी, दो ध्रुवीय विश्व की शुरुआत या शीत युद्ध की शुरुआत थी। लेकिन अंतिम रूप से एक विचारधारा का पतन हो जाता है। हालांकि पूर्ण रूप से पतन नहीं हुआ, उस संगठन का पतन हो गया। वो विचारधारा तो आज भी दुनिया में कायम है। ऐसा नहीं है कि साम्यवादी विचारधारा पूरी तरह से दुनिया से गायब हो गई है, नहीं। आज भी रूस लेके चल रहा है, चीन लेके चल रहा है, नॉर्थ कोरिया लेके चल रहा है, बहुत सारे देश है, मैक्सिको है, क्यूबा है, लेके तो चल ही रहे हैं ना। लेकिन उस समय अब अमेरिका का ये टक्कर देने में सक्षम नहीं है अकेले, इसलिए अब इनका अंत हुआ था। तो अंत हो गया और अमेरिका वर्चस्व की स्थापना हुई। ये भी हम कह सकते हैं, ये बात हम कि शीत युद्ध के पतन के बाद क्या परिणाम निकला, यानी ये कह सकते हैं कि सोवियत संघ के पतन का परिणाम क्या निकला। तो यही तो कह सकते हैं ना कि सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का अंत हो गया और दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया। के साथ ही विश्व राजनीति का स्वरूप ही एक ध्रुवीय हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी यहां से दो तरह के क्वेश्चन बन गए। एक तो ध्रुवीय कैसे बन गया, और साथ ही क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सोवियत संघ के पतन के बाद क्या हुआ, यानी सोवियत संघ के पतन का परिणाम क्या निकला। तो पहला तो शीत युद्ध का अंत और दूसरा अमेरिका का वर्चस्व। अब देखिए, अगस्त 1990 में इराक ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर कब्जा कर लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस विवाद के समाधान के लिए अमेरिका को इराक के विरुद्ध सैन्य का प्रयोग करने की अनुमति दे दी। संयुक्त राष्ट्र संघ का यह नाटकीय फैसला था, एक निर्णायक फैसला नहीं था, विवादास्पद था। अमेरिका राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसी व्यवस्था को एक नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। देखिए दोस्तों, पहले जब ये दोनों देश थे ना, दोनों लोग थे, तो जब भी यूएनओ में अमेरिका जाता था तो पीछे से वीटो पावर लगाने के लिए यूएसएसआर भी रहता था।
और यूएसएसआर कोई मुद्दा लेकर के आता था तो अमेरिका उसके पीछे वीटो लगाने को तैयार रहता था, क्योंकि उसमें वीटो पावर का अधिकार इन दोनों को ही था। आगे हम लोग पढ़ेंगे वीटो पावर क्या होता है। ऐसी स्थिति में जल्दी कोई काम ना होता था, ना जल्दी गतिशीलता उसमें रहती थी, कोई ना कोई अपने पक्ष में लेकर के आ ही जाते थे। लेकिन जब यूएसएसआर का पतन हो गया तो इसके बाद अब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो अमेरिका के खिलाफ यूएनओ में वीटो पावर लगा पाए, क्योंकि चीन एक अकेला था और उधर रूस और क्या कहते हैं इसको, रूस अपने घर में बैठ गया था और फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ही अमेरिका के ही पूंजीवादी देश के समर्थक में थे। तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन एक तरफ ही थे और चीन उतना इसके मतलब में नहीं था, अभी नया नया था। इसीलिए यूएसएसआर अपने घर में बैठ के 10 साल, रसिया कहीं बाहर नहीं निकला क्योंकि उत्तराधिकारी तो वही था, बाहर नहीं निकला। ऐसे में यूएनओ के कार्यों में बहुत तेजी आ जाती है, क्योंकि अमेरिका जो चाहता है वही करवा लेता है, क्योंकि उसके पास अब क्या था, वीटो पावर के साथ साथ पावर भी था। और इसी का नतीजा, इसी का परिणाम हमें देखने को इराक युद्ध मिलता है। अगर शायद यूएसएसआर जिंदा रहता, यानी पतन ना होता, तो इराक का युद्ध नहीं होता। जिस नाटकीय प्रक्रिया से कुवैत पर इराक हमला करता है और प्रक्रिया में इसका लाभ उठाता है अमेरिका, ये तो अलग ये कहानी है। अब खाड़ी युद्ध तो आपको पढ़ना नहीं है, वरना पढ़ना होता तो हम आपको अच्छी तरह से इसके बारे में समझा भी देते, लेकिन पढ़ना तो है नहीं, इसलिए ज्यादा उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अगर यूएसएसआर जिंदा रहता तो खाड़ी युद्ध शायद ना होता, क्योंकि वो भी जाकर के वीटो पावर निश्चित तौर पर लगाता, अमेरिका को मनमानी करने का अवसर नहीं मिलता। तो वही बात है। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन लगातार 2 बार कार्यकाल जनवरी 1993 से लेकर जनवरी 2001 तक रहे। राष्ट्रपति पद पर इन्होंने अमेरिका को घरेलू रूप से अधिक मजबूत किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। जलवायु परिवर्तन और विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर ही ध्यान केंद्रित रखा। यानी पूरा का पूरा ये कहते हैं ना कि एक जो विश्व बना और नई विश्व व्यवस्था कायम हुई, उसमें हर मुद्दे पे कौन कायम रहा? अमेरिका ही रहा। अमेरिका के अकॉर्डिंग पूरा विश्व चलता हमें दिखाई देता है। 11 सितंबर 2001 के दिन 19 अपहरणकर्ताओं ने के द्वारा, जिनका संबंध आतंकवादी गुट अलकायदा से माना जाता है, 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर एक कब्जा कर लिया। इनमें से 2 विमानों को न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिया गया, जिसे हम 9/11 की घटना कहा गया है। इस हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए। इसके विरोध में अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ विश्व व्यापी युद्ध छेड़ दिया था। यह भी एक विश्व का ही था। इसके अलावा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम को सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल माना गया, क्योंकि इसमें 3000 से भी ज्यादा अमेरिकी सैनिक, बड़ी संख्या में इराकी सैनिक और लगभग 5000 निर्दोष नागरिक मारे गए, 50,000 से ज्यादा मारे गए। तो इस तरह से देखा जाए तो एक ध्रुवीय विश्व जो कायम होता है उसमें अमेरिका का ही वर्चस्व रहता है और किसी देश का वर्चस्व नहीं होता है, लेकिन इसमें अमेरिका को नुकसान भी झेलना पड़ता है। लेकिन यहीं से क्वेश्चन दोस्तों आता है कि शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम क्या निकला? तो अमेरिका एक ध्रुवीय विश्व के रूप में बदल गया, दुनिया में हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई। ये सब परिणाम था जो आपको मैंने पहले भी बता रखा है। अब दोस्तों ये हमने कर लिया कि एक ध्रुवीय विश्व कैसे बन गया। अब आता है कि भारत और सोवियत संघ का संबंध कैसा रहा। सोवियत संघ का मतलब है यूएसएसआर, और जब सोवियत संघ टूट जाएगा तब भारत और रूस के बीच संबंध कैसा था, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब कर रहा राजनीतिक संबंध। भारत और सोवियत संघ के संबंध सदैव अच्छे रहे हैं। यूएसएसआर का हमेशा ही भारत को समर्थन मिला है और उसने भारत की मदद करने की कोशिश किया है। कह रहा है कश्मीर मुद्दे पर आर्टिकल 370 के पक्ष में समर्थन भी उसने किया है। किसने? यूएसएसआर ने। 1961 में गोवा और दमन दीव के विलय पर यूएसएसआर का समर्थन भी मिला था, जब हमने गोवा से पुर्तगालियों को हटाने का प्रयास किया था। या फिर 1965 या 1971 के भारत पाकिस्तान का युद्ध के समय भी यूएसएसआर ने हमको साथ दिया था। तो राजनीतिक तौर पर तो हमारा उनका साथ रहा ही रहा है, यानी भारत और यूएसएसआर का संबंध अच्छा रहा। इसके अलावा आर्थिक संबंध भी दोनों के बेहतर रहे हैं। भारत और यूएसएसआर के बीच आर्थिक संबंध 1950 से ही आरंभ हो गए थे। ठीक है।
इसके अलावा दूसरी पंचवर्षीय योजना 56-61 के दौरान बोकारो, भिलाई, विशाखापट्टनम में लौह अयस्क इस्पात संयंत्र लगाने में किसने मदद किया था? यूएसएसआर ने ही मदद किया था। इसके अलावा 70 के आसपास में जब दुनिया में इराक का युद्ध एशिया के तो खाड़ी देशों के साथ युद्ध चल रहा था इजराइल का, तो दुनिया में तेल की प्रॉब्लम आ गई थी। उस समय भारत को उसने रुपया में तेल देकर के मदद किया था। वही कह रहा आसपास खराब आर्थिक हालात में भी भारत को अपनी मुद्रा रुपया में यूएसएसआर ने व्यापार कर सकने का इजाजत दिया था। 70 के दशक में पेट्रोलियम खनिज उर्वरक दे करके भारत की सहायता किया था। इस प्रकार अगर देखा जाए तो भारत और यूएसएसआर का संबंध कोई खराब नहीं था। इसके अलावा सामरिक यानी हमने राजनीतिक देखा, आर्थिक देखा, सामरिक मतलब होता है सैन्य के स्तर पे सैन्य संबंध भी अच्छे थे। भारत और यूएसएसआर की मित्रता का सबसे गहरा प्रमाण है कि यूएसएसआर के हथियारों का भारत सबसे बड़ा आयातक है। लगभग 70% हम मंगाते हैं वहां से। समय समय पर हथियार और सैन्य साजो सामान यूएसएसआर द्वारा भारत की आवश्यकता के वक्त उपलब्ध कराए गए हैं। जैसे 1971 के युद्ध के समय नए हथियार भी उन्होंने दिया था, 7वीं बेड़ा भी अपना दिया था। अंतरिक्ष अनुसंधानों में रॉकेट ईंधन दे करके यूएसएसआर ने भी भारत की मदद की। और 71 में भारत और यूएसएसआर के 20 वर्षीय मैत्री संधि की जिसका मूल मकसद यही था कि यदि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में कोई भी बाहरी शक्ति हस्तक्षेप करता है तो वैसे स्थिति में यूएसएसआर भारत का मदद करेगा। जैसे 71 के युद्ध के समय फ्रांस विरोध द्वारा पाकिस्तान की मदद करने पर यूएसएसआर ने भारत की मदद की और 7वां बेड़ा हमें दे करके पनडुब्बी का इशारा से मदद करने का प्रयास किया। इस प्रकार देखा जाए तो ये संबंध अगर पूछ दिया जाए, ऐसे तो विदेश नीति में भी आता है, लेकिन पूछ दिया जाए तो दोस्तों इसको बड़े अच्छे से आप 6 हमने बताया, अभी और भी है, याद रखिएगा तो कि यहां से हमारे भारत और यूएसएसआर के संबंध के गहराई को पता चलता है। इसके अलावा दोस्तों अब सांस्कृतिक संबंध कैसा था, तो भारत और यूएसएसआर के सांस्कृतिक संबंध तो दोनों देशों के नागरिकों के जुड़ाव का ही परिणाम है। दोनों ही देशों के वैज्ञानिक, लेखक, शोधकर्ता एक दूसरे देश में आते जाते हैं और सोवियत संघ में तो भारतीय हिंदी फिल्मों की काफी मांग भी है। जैसे उस समय बहुत पहले की बात है, जब यूएसएसआर था तो एक गाना आया था, मेरा जूता है जापानी सर पे, लाल टोपी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये तो पूरे रसिया का दिलो दिमाग जीत लिया था हिंदुस्तान ने, ये कह करके, ये गाना गा करके। इस प्रकार देखा जाए तो इस गाने के साथ ही बहुत अच्छे संबंध थे। अब दोस्तों एक तो हमारा हो गया यूएसएसआर और भारत के बीच संबंध। अब आता है कि जब यूएसएसआर टूट गया तो रूस बच गया, तो फिर रूस और भारत के बीच कैसा संबंध रहा, तो भारत और रूस के संबंध, ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि दोनों ही देशों के संबंध मधुर हैं। रूस और भारत के बीच का संबंध हमेशा ही मजबूत रहा है। भारत और रूस सच्चा मित्र हैं क्योंकि रूस ने हमेशा ही भारत की मदद किया है। रूस भारत को कभी हथियार देता है तो कभी क्रायोजेनिक रॉकेट देकर के मदद करने का प्रयास करता है, अर्थात हमारा दोनों का संबंध बेहतर है। दोनों देशों का एक ही सपना है कि दुनिया विश्व बहुध्रुवीय हो, नहीं कि एक ध्रुवीय हो। एक ध्रुवीय होगी तो वही अमेरिका वाली ताकत की बात आ जाएगी, बहुध्रुवीय होगी तो बहुत सारे देश शक्तिशाली होंगे तो किसी एक देश का वर्चस्व नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो भारत चाहता है, भारत और रूस दोनों ही चाहते हैं कि विश्व बहुध्रुवीय हो, अर्थात विश्व में एक शक्ति मौजूद, कई शक्तियां मौजूद हो, कोई एक शक्ति मौजूद ना हो। सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, सभी लोग सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाएं और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का बातचीत से निपटारा किया जाए। दोनों देशों के बीच कुछ समझौते भी हुए हैं। 2001 में दोनों के बीच सामरिक समझौते के रूप में 80 द्विपक्षीय समझौते हुए थे। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछ चुका है एक बार मिड टर्म में। दोनों देशों के रक्षा व्यापार के क्षेत्र में भी कई समझौते किए गए हैं। व्यापार में भी बढ़ोतरी हुई है। दोनों देशों के बीच व्यापार पुराने समय से ही चला आ रहा है। भारत रूस के हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, खरीदार है। संकट के समय रूस ने भारत को तेल निर्यात किया था। ये भी एक प्रमाण है कि भारत हमारे साथ, रसिया और रूस दोनों ही खड़े थे। परमाणविक और आंतरिक योजना में रूस भारत का हमेशा ही मदद करते आया है। गोवा में दिसंबर 16 में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में
भी के दौरान के बीच हुए 17वें वार्षिक सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान जैसे आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के उनके लक्ष्यों की प्राप्ति पर भी बल दिया गया। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो भारत का संबंध रूस के साथ बहुत अच्छे रहे हैं और आज भी हैं। हालांकि बीच बीच में कभी स्थितियां थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है, उतार चढ़ाव तो जीवन का पार्ट है और वही जीवन का पार्ट ही तो हमारे विदेशी संबंधों का एक रूल भी है कि कभी किसी के साथ तो कभी किसी के साथ उतार चढ़ाव होते रहते हैं। हम इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा इनके साथ बहुत अच्छा संबंध है, वो तो दुनिया के परिदृश्य को देख करके विदेश नीति तय होती है कि कब किसके साथ हमें रहना है और कब किसके साथ नहीं रहना है। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर कहा जाए तो आजादी से लेकर के अब तक, जब यूएसएसआर था तब भी और जब यूएसएसआर ना रहा, रूस रहा, तब भी भारत का संबंध इन दोनों ही संगठन से, दोनों ही देशों से यानी यूएसएसआर और रूस दोनों से ही बेहतर रहे हैं। और हमारी अर्थव्यवस्था पर तो इनकी छाप भी दिखती है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि पंचवर्षीय योजना इसी की देन थी। आज भले ही पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान हमारे पास नहीं है, योजना आयोग नहीं है, लेकिन इनकी देन ही थी कि हमने प्रथम अपने देश में विकास के लिए इसका इस्तेमाल किया था। इस प्रकार दोस्तों इसके साथ ही ये वीडियो आपका कंप्लीट होता है और ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। दोस्तों आगे चलकर, अभी तो हम इसमें लेक्चर करा रहे हैं, आगे चल करके जब हम पूरे के पूरे 7 चैप्टर हम फर्स्ट वीडियो का करा लेंगे, फर्स्ट बुक का और सेकंड का 8 करा लेंगे, तब इससे जुड़े हुए हम एमसीक्यू की चर्चाएं भी आपके साथ करेंगे और फिर लास्ट में हम आपके लिए कुछ मॉडल पेपर भी लेकर के आएंगे। इस बात की हम गारंटी दे करके कि इसमें से क्वेश्चन आएगा, यह हमारा वादा रहेगा आपके साथ। अगर आप चैनल से नए तरीके से जुड़े हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।